नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवम दुबे। इंडिया वॉइस के खास कार्यक्रम खबर दिन भर में आप सबका स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, रुक करेंगे खबरों की ओर। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला के निधन पर प्रदेश में 3 दिन का राजकीय शोक घोषित किया गया। हरियाणा सरकार की ओर से जारी आदेशों के तहत 20 से 22 दिसंबर तक पूरे प्रदेश में राजकीय शोक रहेगा। 21 दिसंबर को 1 दिन का अवकाश रहेगा। चौटाला 7 बार विधायक और 5 बार मुख्यमंत्री रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत हरियाणा और पंजाब समेत देश भर के वरिष्ठ नेताओं ने उनके निधन पर दुख प्रकट किया। उन्होंने सारी अपनी उम्र में बहुत सारे उतार चढ़ाव थे, राजनीतिक, पारिवारिक, लेकिन उन्होंने कभी हौसला नहीं आया। हमेशा बहुत हौसले के साथ आगे बढ़े और उन्होंने अपने राजनीतिक जीवन में बहुत बड़े बड़े फैसले किए। जो मुख्यमंत्री के पद पे थे, उन्होंने बहुत सारे ऐसे काम किए जो आज अपने आप में बहुत बड़े उदाहरण। दूर जाने की जरूरत नहीं, जिस गुड़गांव में खड़े हो, जिस हॉस्पिटल के आगे तुम खड़े हो, चौधरी ओम प्रकाश चौटाला की देन। उन्होंने ही ये फैसला किया। गुड़गांव की जितनी भी तरक्की है, सारी उन्हीं की देन। केवल मैंने अपना पिता नहीं पाया, पूरे प्रदेश के मतलब शान जो कम्युनिटी है, उसको आगे बढ़ रही। हम उनके दिखाए रास्ते पे चलेंगे और उनकी जो मन की जो बातें थी उनको पूरा करेंगे। वह इनेलो के वरिष्ठ नेता चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी के निधन पर गहरा शोक व्यक्त करता हूं। चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी के निधन से हरियाणा की राजनीति के एक अध्याय का अंत हो गया है। उनकी कमी को पूरा कर पाना मुश्किल है। हरियाणा की राजनीति में उनके योगदान को हमेशा याद किया जाएगा। चौटाला जी का व्यक्तित्व सादगी और संघर्ष का प्रतीक था। वे एक दूरदर्शी नेता थे। उनके निधन से न केवल उनके परिवार बल्कि पूरे प्रदेश को गहरा आघात लगा है। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि दिवंगत आत्मा को शांति प्रदान करे और उनके परिवार को इस दुख की घड़ी में धैर्य और संबल दे। कांग्रेस की राजनीति में बहुत लंबे समय तक साथ रहे और वो ओम प्रकाश जी जब मुख्यमंत्री थे तो मैं विपक्ष का नेता था। इस प्रकार से विधानसभा में भी हम इकट्ठे रहे और काफ़ी हमारा संबंध था और उन्होंने अपने जीवन काल में सेवा करी है। हमें लगता नहीं था अभी तो सब वो थे, सक्रिय थे। ऐसा नहीं लगता था इतनी जल्दी वो चले जाएंगे, लेकिन ऐसा अभी मेरे को तो अभी पता लगा। बड़ी दुखद सूचना प्राप्त हुई है जो हमारे हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी का जो निधन है। मैं समझता हूँ कि पूरे हरियाणा को, पूरे देश को एक क्षति हुई है और उनका एक लंबा योगदान रहा। सार्वजनिक जीवन में एक लंबा संघर्ष रहा। तो इस अवसर पर ईश्वर से यही प्रार्थना करते हैं कि ईश्वर उनकी आत्मा को शांति दे और उनके परिवार व सभी उनसे लगाव रखने वाले सभी को हौसला दे। यही हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं और उनको सच्ची श्रद्धांजलि देते हैं। देखो, ये हमारे लिए और पूरे हरियाणा के लिए, पूरे भारत के लिए बहुत दुख की घड़ी है। जो एक हमारे बहुत बड़े नेता और जिन्होंने हमारे मुख्यमंत्री भी हरियाणा के कई बार रहे और उनके देवीलाल जी के पुत्र रहे और उनके परिवार को भी मैं इस दुख की घड़ी को सहन करने के लिए भगवान से प्रार्थना करता हूँ, उनको सहन करने की शक्ति दे। देखो, चौटाला जी इनेलो के जो स्थापक थे और इनेलो को स्टैंड करने में या इनेलो पार्टी बनाने में ही उनका बहुत बड़ा सहयोग रहा और वो हरियाणा के ही नहीं, पूरे भारत के बड़े नेता थे। प्रदेश के लिए एक दुखद समाचार आया। ओम प्रकाश चौटाला एक लंबी पारी जिन्होंने हरियाणा की राजनीति में खेली, उनका परलोक गमन हो गया। 93 साल की एक लंबी पारी के बाद एक अपनी छाप छोड़कर वो जीवंत व्यक्तित्व के धनी थे, साहसी थे, भ्रमण प्रेमी थे। दुनिया के अधिकांश देशों की उन्होंने यात्राएं की थी। एक संघर्ष में और एक साहसपूर्ण जीवन उन्होंने जिया। मैं भारतीय जनता पार्टी की ओर से उनके प्रति भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। परिजनों को
उनसे प्यार करने वालों को उनका अभाव सहन करने का सामर्थ्य परमपिता परमात्मा दे, उनको अपने चरणों में स्थान दे। उन्होंने एक अच्छी छाप जो है हरियाणा की राजनीति में अपने पूरे जीवन काल में छोड़ी है। वो सदा किसान हितों के लिए लड़ते रहे। उनका जाना ये हरियाणा के लिए एक बड़ी क्षति। रुक करेंगे अगली खबर की ओर। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नोएडा जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट के लिए जमीन देने वाले किसानों से संवाद किया। इस दौरान नोएडा के किसानों के लिए सीएम योगी ने खुशखबरी दी। यूपी सरकार ने जमीन का रेट बढ़ाया है। सीएम योगी ने ऐलान किया कि जमीन का रेट 5,000 रुपए प्रति वर्ग मीटर होगा और जमीन के बदले 10% भूखंड मिलेगा। सुनिए मुख्यमंत्री ने क्या कुछ कहा। अभिनंदन करता हूं कि आप यहाँ मुख्यमंत्री आवास बनाने पर मैं आपके लोकप्रिय विधायक श्री धीरेन्द्र सिंह जी ने जेवर एयरपोर्ट के कार्यक्रम प्रारंभ होने के समय ही इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाया था और मुझे सबसे पहली बात तो अच्छा लगा कि आप लोगों से मुझे यहाँ पे मिलने का अवसर प्राप्त हुआ है। यद्यपि मुझे ही वहां आना चाहिए था, लेकिन धीरेन्द्र सिंह जी बुलाते नहीं मुझे। चुनाव में भी जब मैं जाता हूं तो कहते हैं हाँ ठीक इधर आना, वो तो उस समय आप लोग जाना, नहीं तो कोई बात नहीं। इनका बहुत आप पे विश्वास है और मजबूती के साथ वहां आपके साथ खड़े रहते हैं। दूसरा देखिए, जुलाई 17 की वो घटना जहां पर एक परिवार के साथ जो दरिंदगी उसी जेवर क्षेत्र में हुआ और मैं उस समय प्रदेश के अंदर अलग क्षेत्र में दौरे पे था, तो मैंने विधायक जी को फोन करके पूछा था। मैंने हालचाल लिया, उन्होंने कहा कि यहाँ घटना घटित हुई है, घटना बहुत ही खराब है और इसमें अपराधियों को सजा मिलनी चाहिए। फिर मैंने वहां के सामाजिक और भौगोलिक स्थिति का अध्ययन किया और फिर मुझे बताया गया कि साहब 20 वर्ष से, पिछले 40 वर्ष से वहां एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाने की चर्चा चल रही है, लेकिन कभी भी वो आगे नहीं बढ़ पाया। क्योंकि विकास के कार्य बड़े होंगे तो प्राइवेट प्लेयर खराब यानी वे साइड हो जाएंगे, लाइजनर दलाल किस्म के लोग बाहर हो जाएंगे और फिर एक लंबे समय तक समाज को भी, देश को भी उसका लाभ मिलेगा। तो मैंने इन लोगों से, माननीय विधायकों से, माननीय जनप्रतिनिधियों के साथ बातचीत की, बातचीत करके तय किया कि नहीं ये काम होना है और इस कार्य को हमें प्रभावी ढंग से आगे बढ़ाना है। और इसीलिए मैं उस समय, देखो 3 प्रस्ताव थे मेरे पास, 2 उत्तर प्रदेश के थे और एक भारत सरकार के पास दूसरे राज्य का भी था प्रस्ताव। लेकिन उत्तर प्रदेश में एयरपोर्ट, इंटरनेशनल एयरपोर्ट बने और वह भी जेवर में बने। हमने तय कर लिया था कि नहीं, इसको जेवर में ही बनाएंगे, जाने भी नहीं देंगे, यही बनाएंगे। और मैंने कैबिनेट से यहाँ पास करवाया। पास कराने के बाद फिर भारत सरकार को प्रस्ताव भिजवाया और फिर ये कार्रवाई आगे बढ़ी। आज आप देख रहे होंगे, अभी तो आप चर्चा कर रहे हैं साहब नोएडा, ग्रेटर नोएडा की। अरे ये मान के चलिए कि आने वाले समय में, यानी ज्यादा समय नहीं, मात्र 10 वर्ष के बाद पूरे देश के अंदर सबसे विकसित क्षेत्र होने जा रहा है आपका जेवर। सबसे विकसित क्षेत्र।
सब फेल हो जाएंगे। देश का सबसे बड़ा एयरपोर्ट बनेगा ये जेवर एयरपोर्ट, इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनेगा। और एक नहीं 5-5 रनवे बनने हैं। पहला रनवे हमारा चालू होने जा रहा है इस जनवरी में, अप्रैल में ट्रायल चल रहा है इस समय। और केवल रनवे ही नहीं बल्कि उस क्षेत्र में जो भी सामान बनेगा, जो भी प्रोडक्शन होगा, वह देश में भी और दुनिया में वहीं से एयरपोर्ट से सीधे बुक होकर के वहीं से जा सकता है। कार्गो के बड़े बड़े विमान वहां आएंगे, वहीं से वो उड़ान करके लेकर के चले जाएंगे। किसानों की सब्जी, किसानों के फल, किसानों के अनाज, ये सब भी दुनिया के अंदर कहीं भी वहां से ले। तो वहीं आरएसएस प्रमुख यानी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख मोहन भागवत के हिंदुओं के नेता बनने वाले बयान को अब हर तरफ समर्थन मिल रहा है। इस बीच उन्होंने एक और बड़ा बयान दिया है। भागवत ने कहा कि किसी भी बातों की अतिवादिता छोड़कर हमें धर्म का माध्यम मार्ग लेना चाहिए। शास्त्र लिखते वक्त उनमें मानव धर्म लिखा गया, अब उस धर्म को दुनिया भूल गई। विश्व शांति की घोषणा करके हमें बताया जाता है, लेकिन वहां अल्पसंख्यकों की क्या स्थिति है, ये विश्व शांति की बात करते हैं। भारत की परंपरा रही है और हमने 3000 साल तक ये करके दिखाया है। बड़ा मोहन भागवत ने मस्जिद और मंदिर को लेकर एक बार फिर बयान दिया है जो बहुत स्वागत योग्य है। हमने पहले भी कहा था और एक बार फिर कहते हैं कि जरूरी नहीं है कि एक व्यक्ति हर बार गलत बात करता है। मोहन भागवत जी का ये बयान बहुत काबिले तारीफ है, मगर अफसोस इस बात का है कि मोहन भागवत जी के जो शिष्य हैं वो उनकी बात मान नहीं रहे हैं। मोहन भागवत जी को अपने बयान में ये भी कहना चाहिए कि अगर कोई इस बात पर अमल नहीं करेगा कि मस्जिदों में मंदिर ढूंढने का मामला बंद नहीं करेगा तो उस पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी या करवाई जाएगी, तो बात में अलग ही मजा आ जाए। बहरहाल मोहन भागवत जी का यह बयान काबिल तारीफ है। देखिए, बहुत अच्छा बयान है और आरएसएस प्रमुख श्री मोहन भागवत जी का जो बयान आया है, मैं अपनी जानिब से उस बयान का वेलकम करता हूं, इस बयान का स्वागत करता हूं, क्योंकि हर मस्जिद के नीचे से मंदिर तलाश करना, हर मज़ार के नीचे से शिवलिंग तलाश करना मेरे ख्याल से ये बिल्कुल गलत है और ये सेहतमंद मुल्क की अलामत नहीं है। लिहाजा आरएसएस प्रमुख ने ये बयान दे के इस वक्त मुल्क के अंदर एक अच्छा माहौल पैदा किया है और अब ये सरकारों की जिम्मेदारी है कि सरकारें सख्ती से पूरी तरीके से उन लोगों के ऊपर लगाम लगाएं जो अपनी नेतागिरी चमकाने के लिए कहीं के ऊपर मंदिर तलाश करवा रहे हैं, कहीं के ऊपर शिवलिंग तलाश करवा रहे हैं, कहीं मूर्ति तलाश करवा रहे हैं। लिहाजा मुझे ये लगता है कि इसके पीछे विदेशी हमारे पड़ोसी मुल्क की ताकतें काम कर रही हैं। एक तरफ हिंदू भाइयों से कहती हैं मंदिर ढूंढो, शिवलिंग ढूंढो, मूर्ति ढूंढो, दूसरी तरफ मुसलमानों से कहती हैं कि अल्लाह अकबर का नारा लगाओ और बाहर निकलो, सदाए अल्लाह अकबर को बुलंद करो। लिहाजा चाहे हिंदू करे चाहे मुसलमान करे, मेरे ख्याल से ये दोनों गलत है, क्योंकि मारा इंसान ही जाता है। लिहाजा मैं आरएसएस प्रमुख के इस बयान की भरपूर तरीके से तायीद करता हूँ। समर्थन की करना न करने का सवाल नहीं, उन्होंने बोला है वो ठीक है, लेकिन उनको मैं ये पूछना चाहता हूँ, ये जो करने वाले जो लोग हैं, रोज़ लोगों को मारपीट करते हैं, वो ऑफिसेस पे हल्ले करते हैं, बुलडोज़र से लोगों के घर गिराते हैं, लिंचिंग, मास लिंचिंग करते हैं, ये सब जो हो रहा है उस वक्त आरएसएस के लोग क्या करते हैं? ये करने वाले लोग जो है वो आरएसएस को मानने वाले हैं, उनकी शाखा से तैयार होने। योगी राज्य जो है दिल्ली, अपना यूपी के चीफ मिनिस्टर, वो जो कर रहे हैं वो क्या कर रहे हैं? ये उनके ही लोग हैं ना, तो उसके बारे में क्यों बोलते नहीं? ऐसा है कि राम मंदिर के बारे में उन्होंने ये चलाया है सब। सरकार ने कोई मंदिर और मस्जिद बांधने का सवाल आता नहीं। सरकार ये संविधान, वही बोलते हैं मोहन भागवत जी कि संविधान के जरिए चलना चाहिए, तो संविधान में ये आता नहीं। ये देश
कुछ भी बोलिए, सेक्युलर तरीके से चलना चाहिए। तो मंदिर और मस्जिदें बांधने का सवाल आता है, कहाँ आता है? ये क्यों सरकार करती है? मोहन जी कभी कभार कुछ बहुत अच्छे बयान देते हैं, हम उस बयान का स्वागत करेंगे। बदकिस्मती से उस पर अमल नहीं होता है। वो कह देते हैं और फिर उसके बाद वो खुद भी कोई ऐसा काम नहीं करते कि जिससे ऐसा लगे कि जो बात उन्होंने कही है उस पर वो अमल करना चाह रहे हैं। असल में ये बहुत अच्छी बात है कि देश को संविधान पे चलना चाहिए, और उनका ये कहना है कि कुछ राजनीतिक नेता हिंदुओं के नेता बनना चाहते हैं, वो उनका अपना अंदरूनी मामला है। मगर ये ज़रूर कि उन्होंने कुछ मस्जिद मंदिर के विवाद पर भी बात की है कि इसको उठाना नहीं चाहिए। हम इस बयान का भी स्वागत करते हैं कि देश में बदअमनी फैलाने के लिए हिंदुत्व के नाम पर अपने आप को प्रमोट करके हिंदुओं का नेता बनने की कोशिश करने वालों का उन्होंने नाम नहीं लिया है, लेकिन समझा जा सकता है कि कुछ लोग ऐसे हैं जो राजनीति में अपने कद को बढ़ाने के लिए, हिंदुओं का नेता बनने के लिए मंदिर और मस्जिद की बात करके बदअमनी फैलाते हैं। तो ये बहुत अच्छा बयान है मोहन भागवत जी का। देखिए, उन्होंने कहा है कि वसुधैव कुटुंबकम, सारा परिवार, और आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी कहा है कि हमारा सनातन धर्म की परंपरा ही यही है कि वसुधैव कुटुंबकम। तो वसुधैव कुटुंबकम सनातन धर्म का एक अमिट हिस्सा है, और इस नाते समाज में सद्भाव और सामंजस्य रहे, यह और पूरा विश्व ही हमारा परिवार है। इस नाते उस सबका उसके भीतर उत्थान और विकास हो, यही हमारा लक्ष्य है, और उस हिसाब से हमारा विचारधारा भी और भारतीय जनता पार्टी भी उसी प्रकार से काम कर रही है। सुनने में बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन देश में हो क्या रहा है? जो भी इस तरह की घटनाओं में शामिल हैं वो सारे लोग संघ से संबंधित लोग हैं या संघ से संबंधित संगठन के लोग हैं, तो उनके ऊपर उन पर रोक लगानी चाहिए। ये तो सारे लोग देश के, जो देश हित में, राष्ट्र हित में जो काम करते हैं, बात करते हैं, वो सबका यही कहना है कि यूनिटी, एकता में अनेकता, सबको मिलजुल कर इस देश को मजबूत करने के लिए एकजुटता से साथ रहना चाहिए। लेकिन आज हिंदुस्तान पाकिस्तान के नाम पर मुसलमानों को टारगेट करना, हिंदू मुसलमान के नाम पर मॉब लिंचिंग हो रही है जगह जगह पे, आज संविधान के ऊपर हमला हो रहा है, संविधान का स्टेचू तोड़ा जा रहा है, बाबा साहेब के बारे में देश के गृह मंत्री साफ साफ देश के पार्लियामेंट के अंदर, लोकसभा के अंदर जिस तरह से मजाक बाबा साहेब का उड़ाया और अपमान किया है, ये कौन कर रहा है? और ये जितने भी लोग हैं सारे लोग कहीं ना कहीं संघ से संबंधित हैं। तो मोहन भागवत जी की बात अच्छी हो सकती है। तो यहां पर रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। खबरों का सिलसिला जारी है, फौरन लौट रहा है।